यूजीसी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा रुख, केंद्र और यूजीसी को नोटिस। सवर्ण समाज की क्या बढ़ गई उम्मीदें? एससी एसटी कैटेगरी पर आ गया नया मोड़, धर्म के आधार पर साफ की स्थिति, क्या बदल जाएगा पूरा सिस्टम? देश में इस वक्त यूजीसी को लेकर बहस तेज हो गई है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां से आए संकेतों ने सियासत और समाज दोनों में हलचल बढ़ा दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अब सबकी नजर आने वाले फैसले पर टिकी हुई है। खासकर सवर्ण समाज इस पूरे मामले को ध्यान से देख रहा है, क्योंकि इसे न्याय और संतुलन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने चर्चा को और तेज कर दिया है, जिसमें साफ कहा गया कि एससी एसटी की श्रेणी को लेकर धर्म की स्थिति महत्वपूर्ण है। यानी अगर कोई व्यक्ति हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म से जुड़ा है तभी उसे इस श्रेणी में माना जाएगा, जबकि अन्य धर्मों के लिए यह लागू नहीं होगा। इस टिप्पणी के बाद पूरे देश में नई बहस छेड़ दी गई और लोग इसे बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देख रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में नियमों में बदलाव होगा और क्या यूजीसी विवाद का समाधान निकल पाएगा? क्योंकि एक तरफ कोर्ट की सख्ती है तो दूसरी तरफ समाज के अलग अलग वर्गों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। ऐसे में आने वाले फैसले का असर सिर्फ शिक्षा पर नहीं बल्कि पूरे सामाजिक संतुलन पर पड़ सकता है। देखिए अभिषेक पांडे के साथ ये खास डिबेट। नमस्कार, स्वागत है आपका नव उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। 13 जनवरी साल 2026 ये वो तारीख थी जब भारत सरकार यानी कि एनडीए की गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने यूजीसी की नई गाइडलाइन जारी की और उसको लेकर के तमाम हंगामा भी हमने देखा, सड़क से लेकर के कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन 2 हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंच गया। तमाम जनहित याचिकाएं दायर कर दी गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और यूजीसी को बाकायदा नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है कि आखिर किसी एक वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। दान बहादुर जी, लगातार हमने देखा कि यूजीसी को लेकर के जो मामला है वो गर्माता जा रहा है, सवर्णों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। आखिर ये एक तरफा कानून जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जिसे काला कानून भी कहा जा रहा है, समाजवादी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, अगर ये कहें हम कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी पीड़ितों के लिए, दुखी के लिए, अपमानित के लिए ही तो पीडीए का नारा दिया है। तो समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो चाल चरित्र और चेहरे हैं इनके, वो बेनकाब हो रहे हैं। तो ये तो नारा कुछ देते हैं, सबका साथ सबका विकास या तमाम और इनके नारे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। बहुत सारे नारे इनके हैं। लेकिन सारे नारे जहां तक ये हैं, ये इनके विघटनकारी होते हैं और काम इनका विघटनकारी होता है। नारे देंगे, काम विघटनकारी होगा। आपको याद होगा इन्होंने 2014 के चुनाव के बाद 80-20 का नारा दिया, फिर नए नए नारे गढ़ रहे हैं, तमाम बातें आ रही हैं इनकी सरकार में। तो ये कुल मिलाकर के देश का जो सामाजिक सौहार्द है, आपसी भाईचारा है, इसके पूरे माहौल को खराब करके रख दिया है, सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। तो इनकी राजनीति जब आप फील्ड में जाते हैं, दान बहादुर जी, आप भी जाते हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, आम जनमानस में क्या नाराजगी है? वो तो कहती होगी कि भाई हम तो समाज को जोड़ने वाली सरकार लाए थे, सनातनी सरकार लाए थे, हिंदू वाली सरकार लाए थे, लेकिन ये तो हिंदू को बांट रही है। हालत ये है कि आम जनमानस ने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि आजादी के 75 सालों बाद एक ऐसा वक्त आएगा जब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे थे, एक दूसरे के साथ आपस में कोलैबोरेशन था। और आज आप जो है तमाम वो, अब तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह का नैरेटिव गढ़ रही है, वो यह तय कर रही है कि इस देश में अगर आपको रहना है तो आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या बोलेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ उठेंगे। मतलब इस तरह से एक विचारधारा बना रही है। लोग सत्ता में तमाम पार्टियां आई और गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई है, वो सत्ता तो कम लेकिन वैचारिक एक तरह से आक्रमण कर रही है, लोगों की विचारधारा पर आक्रमण कर रही है। तो आप ये मानते हैं कि जो सवर्ण है वो पीड़ित हो गया है और पीड़ित होकर के क्या वो समाजवादी पार्टी में आएगा? 2027 का चुनाव भी आने वाले समय में है। अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई 37 जो सांसद हैं वो 27 जिताएंगे हमें। जी, अभी कल ही 23 मार्च था। 23 मार्च को समाजवादी पार्टी का लखनऊ में हजारों की संख्या में ब्राह्मणों ने वहां जाकर के सदस्यता ग्रहण की है। तो बहुत सारे जो पीड़ित हैं, हम ये कहते कोई ब्राह्मण की बात नहीं है, जो भी पीड़ित हैं, जो भी दुखी हैं, जो भी अपमानित हैं इस सरकार से,
सारे लोग अखिलेश जी की तरफ देख रहे हैं और समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को एकदम स्वागत कर रही है, तैयार है। समाजवादी का नारा ही यही है कि पीड़ित दुखी बिल्कुल, दान बहादुर जी का साफ तौर पर कहना है कि पीड़ित पिछले 2-3 महीनों से सभी समाज के लगभग लोग हैं, लेकिन ज्यादातर अपमान तो हमने देखा है कि पंडितों का हो रहा है, बटुकों की चोटी खींची जा रही है, पंडित शब्द ऐसा एग्जाम में लिख दिया जा रहा है कि भाई अवसरवादी का वाक्यांश बताएं। हम रुख करना चाहेंगे अंजनी मिश्रा जी की तरफ। अंजनी जी, दान बहादुर सिंह जी का कहना है कि जब से सरकार आई है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, क्या बोलना है, ये सब सरकार ही तय करती है और सरकार जो कहती है वही होता है, यानी कि तानाशाही रवैया है। और यही तानाशाही रवैया क्या हम देख रहे हैं कि यूजीसी में भी अपनाया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने उनका नाम दिया है झगड़ा पार्टी। झूठा झगड़ा लगाने वाली पार्टी है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति का जो मेन ढांचा है वो भारतीय जनता पार्टी उसको भूल चुकी है। लोकतंत्र का जो मायने होता है उसको भूल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्लान के साथ कानून लाती है कि उस पे आप सोचते रह जाएंगे। जैसे अभी इन्होंने यूजीसी कानून लाया, अब ये SC/ST में गया कि भाई देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी नहीं लागू किया, स्टे दे दिया, अब क्या होगा, हमारे लिए कानून नहीं बन रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी नीचे नीचे अंदर अंदर जब चुनाव आएगा तो ये बातें लोगों तक पहुंचाएंगे कि देखिए मैं आपके अच्छा कानून लाया आपके लिए और आप ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक दिया, मुझे एक बार फिर से मौका दे दो, मैं दोबारा जो है आऊंगा और इस कानून को लाऊंगा। ये इनके जो अंदर प्रचार होता है, इनके जो संघ का जो प्रचार होता है, ये सब लोग यही जाके कहेंगे वहां। और लोग कहते हैं ज्यादातर ब्राह्मण ही संघ में हैं। देखिए, जब आप किसी संगठन में जुड़ जाते हैं तो ना आप ब्राह्मण रह जाते हैं, ना यादव रह जाते हैं, ना क्षत्रिय रह जाते हैं। आपको जो संगठन की जो गाइडलाइन है उस पर बात करना है। जैसे हमारी पार्टी में भी कोई गाइडलाइन शुरू में नहीं आई। सांसद संजय सिंह ने सबसे पहले इसमें बोला, उन्होंने कहा कि भाई 2 तरह की समिति बना दो। एक समिति ऐसी बना दो जो जाति विशेष को देखेगा, एक सामूहिक बना दो जिसमें सब लोगों को सुना जाए। तो बिल्कुल क्लियर गाइडलाइन कहीं से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी, जैसे मैं बता रहा था यूजीसी लाया, आप लोगों के बीच में जाएंगे, ऐसे इन्होंने 3 तलाक कानून ले आए। यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा चुका है, मध्यस्थता की जा रही है, कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, सभी समाज को जो है सम्मान मिलना चाहिए। हम रुक करेंगे विनय पांडे जी की तरफ। विनय पांडे जी, आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये तो भारतीय झगड़ा पार्टी है, भेदभाव कर रही है, बांट रही है लोगों को हिंदुओं से लड़ा रही। तो पहले तो हिंदू मुस्लिम सुना करते थे, अब हिंदुओं को ही बांटने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कम से कम ये कानून तो इसकी पुष्टि करता है, क्योंकि अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये विभाजनकारी है, खतरनाक है, ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए, पारदर्शिता का अभाव है, किसी एक पक्ष की सुनवाई है, दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं है। तो आप हमको बताइए कि आम आदमी पार्टी तो एक तरह से जुमला अपना रही है कि भारतीय झगड़ा पार्टी है, और पहले तो जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी करती थी, लेकिन अब तमाम पार्टियां एक के बाद एक आरोप लगा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में ये जो अभी सवर्णों की नाराजगी है उसका लाभ कांग्रेस को भी मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ना उत्तर प्रदेश के सारे दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, पैनलिस्टों को सादर नमस्कार, अभिषेक पांडे जी आपको सादर नमस्कार। देखिए, जो यूजीसी का मुद्दा है, यूजीसी का मुद्दा अब टिक नहीं पाएगा। जो इनका नया रेगुलेशन आया था 2026, यूजीसी का जो नया रेगुलेशन आया 2026, इससे शिक्षण संस्थानों में और छात्रों में जो आपसी सौहार्द मिट चुका है। अब जो शिक्षण संस्थान है, क्योंकि है क्या ना, जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। अगर इसी का प्रयास करेगी भारतीय जनता पार्टी तो छात्र हितों की यह पार्टी नहीं है। छात्र मतलब शिक्षण संस्थानों में आपसी सौहार्द बिगड़ चुका है, इससे मतलब छात्रों में बड़ी नाराजगी है। और रही बात कांग्रेस पार्टी सारे जात और धर्मों की बात करती है। जैसे ही अभी ये क्वेश्चन वाला पार्ट आया यूजीसी
वाला आया, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने, हमारे माननीय प्रदेश प्रभारी चुनाव प्रदेश प्रभारी रामनाथ पांडे जी, दोनों लोगों ने यूजीसी के मुद्दे को लेकर जो अपना विरोध दर्ज कराया। प्लस इसके बाद जो क्वेश्चन पेपर आया था यूपीएसआई के सवाल में जो अवसरवादी वाला बात आई थी, उस पर भी हमारे अजय राय जी ने बखूबी और बड़ी मजबूती के साथ उसको पुरजोर विरोध किया था। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को सवर्ण समाज, चाहे कोई SC/ST समाज, ओबीसी समाज, सारे लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने जब देश में सुई भी नहीं बनता था, सुई से जहाज तक का सफर तय किया है, इस देश को सींचा है, इस देश को संवारा है कांग्रेस पार्टी ने। बिल्कुल, अभी जो विरोध के स्वर तीखे हो रहे हैं, क्या उसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा, आम आदमी पार्टी को मिलेगा या फिर कांग्रेस को मिलेगा, ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन हम दान बहादुर सिंह जी की तरफ रुख करना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी तो पीड़ितों, दलित, आदिवासी की बात करती थी, अब सवर्णों में भी नाराजगी आ गई है। अब सवर्ण आप बता रहे हैं लगातार जुड़ रहे हैं। ऐसे में क्या जो आने वाले टाइम में चुनाव है उस पर भी आपको असर दिख रहा है क्या? समाजवादी पार्टी पहले तो हमने देखा कि 111 सीटों पर ही सिमट गई थी पिछले विधानसभा चुनाव में, इस बार आप कहां देख रहे हैं समाजवादी पार्टी को? देखिए पांडे जी, समाजवादी पार्टी कोई जात की बात नहीं कर रही है और समाजवादी विचारधारा डॉक्टर लोहिया की देन है, पंडित ब्रजभूषण जी की देन है, माननीय मनमोहन सिंह जी की देन है, पंडित जनेश्वर मिश्रा जी की देन है। तो समाजवादी भी एक विचारधारा है और यह विचारधारा हमेशा समाज के पीड़ितों, दुखियों, शोषितों, वंचितों के लिए काम करती रही है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे नेता रहे हैं, उन्होंने उस विचारधारा को आगे बढ़ाया जिसे आज माननीय अखिलेश यादव जी पोषित कर रहे हैं और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो चुनाव आपने देखा कि 2024 का अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है और समाजवादी पार्टी पूरे देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है। तो समाजवादी पार्टी जिस विचारधारा को लेकर चल रही है और उसी पर टिकी हुई है और अखिलेश जी का बार बार कहना है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि हम सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करना चाहते हैं और मेरी मंशा स्पष्ट है। तो जो इस विचारधारा में विश्वास कर रहे हैं, ऐसे लोग जो अमन चैन में विश्वास करते हैं, भाईचारा में विश्वास करते हैं, आपसी सौहार्द में विश्वास करते हैं और देश की तरक्की, प्रदेश की तरक्की में विश्वास करते हैं, ऐसे सारे लोग, इनकी सारे लोगों की नजर इस समय समाजवादी पार्टी की तरफ है। तो अगर समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी को निश्चित फायदा होगा, आगामी चुनाव में फायदा होगा और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। और हम लोग तो लेकिन जो इतिहास रहा है सर, वो वोट बैंक की राजनीति का अगर देखें समाजवादी पार्टी का, तो हमने देखा है कि मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी से जुड़ता रहा है। इसके अलावा यादव वोट बैंक बड़ी संख्या में जुड़ता रहा है। अब आप लोग पीडीए की बात करें, यानी SC/ST OBC पर भी आपकी बड़ी नजर है। और संसदीय चुनाव में हमने देखा कि काफी 37 सीटें करीब मिली, उसमें सभी समाज का योगदान रहा होगा। लेकिन सवर्ण को लेकर के क्या सोच रही है समाजवादी पार्टी? हमेशा अच्छी रही है। मैं तो बता रहा हूँ समाजवादी की स्थापना ही, विचारधारा की स्थापना ही सवर्ण की स्थापना है। बताइए लोहिया जी कौन थे? डॉक्टर लोहिया जी कोई पिछड़े तो नहीं थे। ब्रजभूषण तिवारी जी कोई पिछड़े तो नहीं थे। मोहन सिंह जी पिछड़े तो नहीं थे। जनेश्वर मिश्रा जी पिछड़े तो नहीं थे। आज बाबू माता प्रसाद पांडे जी हैं, पिछड़े तो नहीं है, जातियों से तो नहीं मिलान करते। तो ये विचारधारा ही सर्व समाज की है। ये हमेशा समाज के पिछड़ों, शोषितों, जो वंचित हैं, जिनको न्याय नहीं मिला है, जो कहीं से दुखित है, पीड़ित है, अपमानित है, उनके लिए संघर्ष करती है ये पार्टी। और आज भी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रही है। तो पूरी उम्मीद है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के काल से, इसके शासन काल से पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, वो सब समाजवादी पार्टी के साथ होंगे। और हमने 24 में स्वागत किया उनका और उन्होंने मनोबल बढ़ाया। 27 में सरकार बनवाएंगे, पूरी उम्मीद है। बिल्कुल। हम अंजनी जी की तरफ रुख करना चाहेंगे। अंजनी जी, जो SC/ST हमारे भाई लोग हैं, अगर वो किसी दूसरे धर्म में चले जाते हैं, मान लीजिए वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, सिख धर्म अपना लेते हैं, तो उनको SC/ST का जो लाभ होता है, तमाम योजनाएं हो या एक्ट हो, वो नहीं दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। यानी अगर वो मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं तो उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, माननीय न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं और माननीय न्यायालय से ही आज इस देश में थोड़ा बहुत लोकतंत्र अभी बचा हुआ है। दरअसल अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम न लागू किया होता
तो तमाम ऐसे ब्राह्मण में भी लोग हैं, कहते हैं यार ब्राह्मण में जन्म लेके फंस गया हूँ, बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ऐसे लोग दूसरे जब जातियों में चले जाएंगे, उसका लाभ लेंगे, तब तो ये और भी जातियां विलुप्त हो जाएंगी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो लगाया बहुत अच्छा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है और हम इसका सम्मान करते हैं। बिल्कुल। विनय पांडे जी, आपने भी सुना सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। अभी किसी दूसरे धर्म को अगर आप अपनाते हैं, हिंदू बौद्ध सिख के अलावा, तो आपको SC ST का जो लाभ मिलता है, योजनाओं का भी जो लाभ मिलता है, वो उससे आप वंचित हो जाएंगे, आपको सदस्य नहीं माना जाएगा। जी देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए मैं बस यही कहना चाहता हूं, जो जिस धर्म में पैदा हुआ है, ठीक है, राइट टू रिलीजन का हमारा अधिकार होता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, मगर मेरा जैसा मानना, ये हमारी आपसी राय है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, जो जिस धर्म में पैदा हुआ है उसी धर्म में रहे, उसी धर्म का ज्ञान ले, उसी धर्म की बात, मतलब सारे धर्मों की बात करे, मगर उसी धर्म में रहने की जरूरत है, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। दान बहादुर जी, आप तो ग्राउंड लेवल पे भी जब जाते होंगे, तो क्या SC ST एक्ट को लेकर के क्या सवर्णों में नाराजगी दिख रही? क्योंकि UGC के बाद हमने देखा कि SC ST एक्ट को लेकर के भी आवाजें उठ रही हैं और कहा जा रहा है कि भैया इसमें कितने बेकसूर लोगों को फंसा दिया जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा चली जाती है, लोग आपसी विवाद को भी SC ST एक्ट में मामला दर्ज करा देते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, संविधान निर्माताओं ने इस बात की आशंका पहले भी जताई थी। जब संविधान बना था तो कहीं पढ़ा हमने कि बाबा साहब से पूछा गया कि संविधान तो बहुत बेहतर बना है, बहुत अच्छा बना है, तो उन्होंने कहा बेहतर बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह निर्भर करता है कि इसका पालन कराने वाले लोग कैसे होंगे। कानून पहले भी बहुत बने हुए हैं, नए कानून की जरूरत समय समय पे विद्वानों की राय है, ठीक है, आती रहती है, जरूरत पड़ती रहती है तो संशोधन किया करते हैं, लेकिन कानून तो बहुत सारे हैं। दिक्कत यहाँ आती है कि उसका पालन कैसे कराया जाएगा। पालन तो होता है, दुरुपयोग जो होता है, दुरुपयोग जो हो रहा है, इस पर कुछ बताएं। दुरुपयोग बहुत होता है, यही तो हमने देखा फास्ट केस कोर्ट से भी कानून का पालन कराने वाले कैसे लोग हैं, सवाल यहाँ उठता है। आज कोर्ट की जरूरत हो, चाहे सत्ता की जरूरत हो, सब संविधान से चल रहे हैं, तो संविधान में जो चीजें हैं उसे लागू कराना ही तो सत्ता का काम है। अगर नहीं लागू कर रहा है तो कोर्ट है। आप मानते हैं दुरुपयोग होता है? नहीं, दुरुपयोग और सदुपयोग, मैं दोनों चीजों को इसलिए कह रहा हूं कि दुरुपयोग होता है या सदुपयोग होता है। सवाल यह है कि इसमें बहुत सारी जांचें होती हैं, बहुत सारे पड़तालें होती हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, कहीं कहीं जुर्माने भी हो जाया करते हैं, प्रकरण आए हैं, ऐसा नहीं है। विष्णु तिवारी का नाम तो आप सुने ही होंगे सर, विष्णु तिवारी का नाम आप सुने होंगे, 20 साल जेल काट के आए। जी, अभी विष्णु तिवारी नहीं जेल काट के आए। अब आप समझिए कि अभी इसी भाजपा सरकार में दुरुपयोग वाले होते हैं, इसी भाजपा सरकार में कितने प्रदेशों के मुख्यमंत्री जेल काटे, इसी भाजपा सरकार में गाड़ी पलटी, इसी भाजपा सरकार में बटुकों की चोटी खींची गई। तो सवाल यह है कि मनता क्या है आपकी कानून के प्रति। सवाल यही उठता है कि सत्ता क्या करना चाहती है। अगर सत्ता का रुख जो है वो संविधान के प्रति वफादार है तो किसी प्रति अन्याय नहीं होगा। सत्ता का तो काम ही है संविधान के अनुसार। एक कॉमन सवाल आप तीनों से करूंगा, उसके बाद मैं इस शो को समाप्त करना चाहूंगा। ये बताइए, इतना बड़ा कानून बनता है, गाइडलाइन आती है, गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, ये तो ऊपर से ही जब ग्रीन सिग्नल मिला होगा, क्योंकि लोगों को पता था, तमाम रणनीतिकार जो थे उनको जानकारी थी कि ये कानून जब बन करके आएगा, गैजेट नोटिफिकेशन गाइडलाइन जारी की जाएगी, तो इसको लेकर के विद्रोह देखने को मिल सकता है। तो ये तो साफ तौर पर मोदी सरकार की ही तरफ से इसको आगे बढ़ाया गया है, धर्मेंद्र प्रधान का इसमें कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। तो सवाल तो यही मैं कर रहा हूं कि ये विभाजनकारी पार्टी है, ये आपसी सौहार्द को, प्रेम को, भाईचारा को मिटा करके देश में मतलब एक ऐसा माहौल तैयार करना चाहती है कि वो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे या संप्रदाय के नाम पे, भाषा के नाम पे लड़ते रहें और भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ उठाती रहे। तो देश की जनता गुमराह नहीं होने वाली है, देश की जनता सजग हो चुकी है और वो चुनाव का इंतजार कर रही है। देखिए 2027 में इनको प्रदेश से भगाएगी, फिर उसके बाद इनको देश से भगाएगी।
बिल्कुल, प्रदेश से भगाएगी, देश से भगाएगी, ऐसा कहना है सपा प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हैं। अंजनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी जी, मैं जब इसके पहले आपकी डिबेट हुई थी, मैंने उसमें एक बहुत स्पष्ट बात कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पिछले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें 400 के पार नहीं जा पाई, तो उसको लगा कि अब क्या करें कि जिससे ये जो गठबंधन बना था, ये जो इंडिया गठबंधन बना था, कैसे इसको तोड़ें। क्योंकि इसमें जनरल भी आ गए थे। मैंने आपको बताया था कि पहली बार मैं समाजवादी को वोट इस बार लोकसभा में दिया था, क्योंकि मैं भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा था, मेरी पार्टी हिस्सा थी। तो जब उनको लगा कि यदि जनरल लोग भी जब चले जाएंगे तो ये SC ST सब इकट्ठे हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा, तो उन्होंने यही कानून लीग यूसी लेके आया कि SC ST लड़ेंगे, ब्राह्मण आपस में लड़ेंगे एक दूसरे। तो गठबंधन भी कर लीजिए ना, अभी यूपी चुनाव आ रहा है, गठबंधन कर लीजिए, अलग से वोट देने की क्या जरूरत है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के PDA के नारे से घबराई हुई है और घबराहट में उल्टे सीधे फैसले कर रही है, निर्णय ले रही है। चलिए, हम चाहते हैं यूजीसी पर सभी के साथ न्याय हो। विनय पांडे जी, आखिरी प्रतिक्रिया आप अपनी बता दें। पहली बात तो धर्मेंद्र प्रधान की बात हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान कुछ नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान एक कठपुतली है मोदी जी के। वो उनके इशारे में बात करते हैं, उन्हीं के तंत्रों के हिसाब से बात करते हैं। और रही बात आम आदमी पार्टी की बात, तो आम आदमी पार्टी बिन पेंदू का लोटा है, ये कहीं भी लुढ़क जाते हैं। तो भाई आप अपना स्पष्ट करिए कि आप क्या है, मतलब आप क्या है? पांडे जी ये बताइए, अभी जो यूजीसी का आया है नियम, इसका केंद्र से नाराजगी है, मोदी से नाराजगी है, योगी से नाराजगी नहीं है, ऐसे भी कुछ लोग कह रहे हैं। तो यूपी चुनाव में असर नहीं देखने को मिलेगा क्या इसका, या तब तक कोई सोल्यूशन निकल आएगा? समझ चुका है, सवर्ण को एहसास हो चुका है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये सवर्णों के विरोधी सरकार है। अब की बात सवर्ण समाज 2027 में भारतीय जनता पार्टी को यहां से और 2029 में केंद्र से विदा कर देगी। बिल्कुल, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, आप सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये तमाम नारे जो भारतीय जनता पार्टी के थे, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, यूजीसी गाइडलाइन, यूजीसी नियम के बाद ये अपने आप में एक धोखेबाजी वाले हम कहेंगे कि नारे लग रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों को यूजीसी नियमों में दरकिनार कर दिया है। ये मान लिया है कि भैया जो भी सवर्ण है वही सब अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, और विक्टिम जो है वो ओबीसी ही समाज हमेशा है, SC ST ही हमेशा पीड़ित रहा है, दुखी रहा है, उनके साथ अन्याय होता है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये फिलहाल लड़ाई चल रही है। हमारा कहना ये है कि जैसे संविधान सबको समानता का हक देता है, अन्याय किसी के साथ ना हो, किसी भी जाति, धर्म, लिंग के साथ भेदभाव ना हो, उसी हिसाब से ही जो भी सरकार नियम बनाए, कानून बनाए, इन सभी मानकों को ध्यान में रख करके बनाए, तो सभी समाज का बेहतर विकास हो सकता है और सभी समाज बेहतर समन्वय के साथ एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। देश और दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं, पूरी जानकारी मिलेगी।